हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भूआकृतिक चक्र, जियोमॉर्फिक साइकिल। इसमें सबसे बड़ा रोल डेविस का था। डेविस महोदय जो अमेरिकन जोग्राफर थे। आज हम बात करेंगे कौन कौन से थ्योरी दिए थे। इनके जो सबसे फेमस थ्योरी रहा वो था डेविस का भौगोलिक चक्र। इससे पहले उन्होंने दिया था डेविस का सरिता जीवन का पूर्ण चक्र 1889 ईस्वी में। डेविस का भौगोलिक चक्र आया वो 1899 में आया। अमेरिकी इतिहास में आप जानते हैं 1875 से 1920 के बीच जो समय है वो ज्योग्राफी के इतिहास में, अमेरिकन ज्योग्राफी के इतिहास में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार शायद टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया है। आगे हम बात करें डेविस का शुष्क अपर्दन चक्र। सबसे पहले इन्होंने 1903 में दिया, फिर 2 बार इन्होंने संशोधन किया, 1905 और 1930 में। आगे बात करें डेविस का हिमानी अपर्दन चक्र 1900 ईस्वी में दिया, इसके बाद 1906 में इसका संशोधन किया। ये भी आपको याद रखना होगा। आगे हम बात करते हैं डेविस का जो सिद्धांत था उसकी 6 मान्यताएं थी। जियोमॉर्फिक साइकिल के 6 मान्यताएं थी। 6 मान्यताएं इन्होंने दी हैं, ये किस पे बेस्ड हैं कह सकते हैं। इन्होंने बहुत से थ्योरी दिया, तो देख लेते हैं किस पे बेस्ड हैं इनकी 6 मान्यताएं। डेविस का प्रथम 3 मान्यताएं जो सामान्य प्रतिरूप कह सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिक साइकिल जो दिया है उससे संबंधित है। चौथा जो इनकी मान्यता है वो ढाल की क्रमबद्धता और मृदा के गठन से। 5वां जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आगे पूछ ले। आपको याद रखना होगा, इम्पॉर्टेंट है। पाँचवा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 5वां जो मान्यता है वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड करती है। अब बात हम करते हैं अंतिम मान्यता की। 6 मान्यता के आधारित इन्होंने अपने सिद्धांत में 6 मान्यताएं दिया था। तो अंतिम जो मान्यता थी वो उत्थान की दर और अवधि से संबंधित है। पहले 3 मान्यताएं सामान्य प्रतिरूप से, चौथा ढाल की क्रमबद्धता और प्रवणता से एवं मृदा संगठन से, 5वां जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु को उन्होंने स्थिर चर माना है, ये भी आप याद रखेंगे। जलवायु को कैसा चर माना है? स्थिर चर मान के इन्होंने अपने सिद्धांत में वर्णन किया है। और अंतिम मान्यता उत्थान की दर और अवधि से संबंधित है। डेविस के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थल रूपों का जननिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना। ये भी पूछ लेगा, हो सकता है, तो आपको याद रखना होगा। बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंटें थी वहीं पर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। फालतू की चीज़ें मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि जानते हैं जियोमॉर्फोलॉजिक साइकिल बहुत बड़ा थ्योरी है। उसमें कई सारी थोड़ी छोटी छोटी कंसेप्ट शामिल हैं। ढाल का प्रवणता भी इसी में शामिल है। ढाल से संबंधित जो सिद्धांत है, तो कह सकते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है। पॉइंट बाय पॉइंट आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है। आगे हम बात करें, डेविस ने उत्थान की अवधि में चक्रीय जो अवधि होता है, उत्थान की अवधि जो होती है उसमें चक्रीय अवधि में सम्मिलित नहीं किया है। उत्थान की अवधि को चक्रीय अवधि में इन्होंने जो समय अवधि 3 अवस्थाओं में अपने सिद्धांत को बांटा था, आप जानते होंगे। देखिए, जो इससे पहले पढ़ा हुआ है डेविस का थ्योरी, जो इससे पहले जो भी स्टूडेंट पढ़ा है उसके लिए तो ये ठीक है। बाकी अगर जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने जो पॉइंट रखे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे मिलेंगे आपको। बाकी फालतू इसमें ऐड नहीं किया गया है। कहेंगे 4 लाइनों में डेविस के सिद्धांत को आपने ख़त्म कर दिया। तो इससे पहले जो अध्ययन किया उसके लिए है वीडियो। बाकी अगर स्टार्टिंग से आप देखना चाहते हैं तो कम से कम आधा घंटे की वीडियो तो डेविस के सिद्धांत पे ही होगी। आगे हम बात करें पेंग का। देखिए, ऐसा नहीं है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप सोचेंगे कि इतने में ख़त्म हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। सिद्धांत हो सकता है पूछ ले, या इनकी मान्यताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, या फिर जो इनके उद्देश्य थे स्थल रूपों के जननिक वर्णन और क्रमबद्ध व्याख्या करना था, ये पूछ ले। या एक इम्पोर्टेंट आ जाता है चक्रीय अवधि में
इन्होंने उत्थान की जो अवधि है उसको सम्मिलित नहीं किया है। अब पेंक इसके, आप जानते हैं इसके अगस्त में आई पेंक की थ्योरी, तो पेंक का देख लेते हैं। पेंक का सिद्धांत उनके मरणोपरांत 1924 में डाईमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। किस में? डाईमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में किस भाषा में? जर्मन की जो भाषा है जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। जर्मनी के रहने वाले थे पेंक। पेंक के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रक्रमों, आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातली संचलन का विकास और उसके कारणों की कल्पना करना था। तो पेंक के सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था वो बहिर्जात प्रक्रमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातली संचलन के विकास तथा उसके कारणों की कल्पना करना था। अगला पॉइंट है, किसी भी क्षेत्र में स्थल रूप का आकार वहाँ की विवर्तनिकी क्रियाओं से संबंधित है। स्टेटमेंट ये आया हुआ है पीजीटी में। किसी भी क्षेत्र में स्थल रूप किसी भी क्षेत्र में स्थल रूप का आकार वहाँ की विवर्तनिकी क्रियाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवर्तनिकी क्रियाओं से। कौन कहा था? पेंक महोदय ने। अगला पॉइंट है, अंतर्जात प्रक्रमों की तीव्रता एवं पदार्थों के बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा विस्थापन की अनुपात की घोतक होती है। ये भी स्टेटमेंट पेंक का है। अगला पॉइंट है, जब उत्थान और निम्नवर्ती अपरदन की दर समान होती है तो साम्यावस्था की दशा होती है। जब उत्थान और निम्नवर्ती जो है अपरदन दोनों अगर बराबर होगा तो जो ढाल है वो समान ऊंचाई का होगा। कह सकते हैं जो कोई भी पठार या पर्वत होगा, उत्थान भी उसी दर से हो रहा है और निम्नवर्ती अपरदन भी उसी दर से हो रहा है, तो उसके हम कह सकते हैं उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साम्यावस्था की दशा में होगा। अगला है निम्नवर्ती अपरदन और उत्थान से ज़्यादा अगर हो जाए, अपरदन अगर उत्थान से ज़्यादा हो जाए तो आप जानते हैं कि घाटी काफ़ी तेज ढाल वाली हो जाएगी, जो वैषम्यावस्था की दशा बन जाएगी। आगे पेंक कहते हैं, जब उत्थान की दर निम्नवर्ती अपरदन से अधिक होने पर भी वैषम्यावस्था की दशा होगी। यहाँ भी विषमता पैदा होगी जब उत्थान की दर अपरदन से ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट है, पेंक की दूसरी अवस्था में प्रावस्था अ में निक्षेप उच्चावच बढ़ता हो। जो दूसरी अवस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से इसको देखते हैं। पेंक के दूसरे अवस्था में प्रावस्था अ ब स, जो दूसरी अवस्था थी उसको 3 भागों में पेंक ने बांटा, अ ब स। जो अवस्था है, प्रावस्था है, अवस्था नहीं कह सकते, प्रावस्था है, इसमें निक्षेप उच्चावच बढ़ता है और सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो दूसरी अवस्था है इनको 3 भागों में इन्होंने तो बांटा, लेकिन सापेक्षिक उच्चावच तीनों भागों में समान रहता है। पहले अ में निक्षेप उच्चावच बढ़ता है, दूसरे में निक्षेप उच्चावच स्थिर होता है और तीसरे में निक्षेप उच्चावच घटने लगता है। तो ये जो निक्षेप उच्चावच है इन्हीं पर इन्होंने फोकस किया है, और सापेक्ष उच्चावच जो है ये दूसरी अवस्था के तीनों पार्टों में, तीनों भागों में, प्रावस्थाओं में स्थिर रहता है। पहले में निक्षेप उच्चावच घटता है, दूसरे में समान रहता है, तीसरे में घटने लगता है। आगे चलते हैं। पेंक ने घाटी के पार्श्व ढाल के ऊपरी भाग में, जिसमें ढाल खड़ा रहता है, उसको क्या कहा? गुरुत्व ढाल या वाश चूजेन, और निम्न भाग को वाश ढाल या हॉल्डेन हैग नाम दिया है। ये आपको याद रखना होगा। जिसमें ढाल खड़ा रहता है उसको गुरुत्व ढाल बोला, जिसका दूसरा नाम है वाश चूजेन, और निचले भाग को इन्होंने वाश ढाल कहा या हॉल्डेन हॉग। ये 2 वर्ड हैं, आपको याद रखने होंगे। अगला है समप्राय मैदान, जिसे डेविस ने पेनीप्लेन तथा पेंक ने इंड्रप कहा है। समप्राय मैदान डेविस ने क्या कहा? पेनीप्लेन, पेंक ने इंड्रप। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंड्रप के समान
डेविस के पेनिप्लेन के समान पेंक ने क्या दिया, तो इंद्र का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। अगला है स्थल रूप का विकास समय आधारित न होकर समय स्वतंत्र होता है। ये किसने कहा? पेंक महोदय ने। तथा स्थल रूप उत्थान की दर अपरदन की दर का प्रतिफल होता है। किसका प्रतिफल होता है? स्थल रूप उत्थान की दर और अपरदन की दर का प्रतिफल होता है, ये पेंक महोदय ने कहा। तो ये था पेंक और डेविस का तुलनात्मक अध्ययन। जो भी इम्पोर्टेंट था पॉइंट यहाँ पे हमने देखा। अगला हम बात करेंगे स्लोप एनालिसिस, ढाल विश्लेषण की। ढाल विश्लेषण का जो पहला पॉइंट है, किसी आदर्श पहाड़ी के 4 प्रमुख भाग होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपने देखा होगा। ऊपर से बात करें तो उतलता, सबसे पहले उतलता, इसके बाद इसके नीचे मुक्त पृष्ठता, इसके नीचे सरल रेखी और सबसे नीचे अवतलता। आपको अगर याद रखना है तो सबसे ऊपरी भाग जो होता है, सबसे जो खड़ा ढाल होता है वो उत्तलता होता है, फिर सबसे नीचे जो होता है आखिरी में अवतल। तो उत्तल अवतल आपने पढ़ा होगा, तो उससे याद रख सकते हैं कि ऊपरी भाग जो होता है उत्तल होता है और निचला जो भाग होता है अवतल होता है। इसके बीच में आप मुक्त पृष्ठता और सरल रेखी, इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते होंगे। हमने भी कई बार कन्फ्यूजन इसमें पढ़ते समय क्योंकि नाम कभी कभी चेंज करके दे दिया है। आपने एग्ज़ाम में देखे होंगे नाम इसके जगह कुछ और है, तो आगे देखेंगे इनके अलग नाम भी हो सकते हैं। तो इसको 1-2 बार आपको लिखना होगा, अपने नोट्स में लिख लीजिए 1-2 बार 3 बार। इसको बार बार जो चीज़ जितना लगे कि आपको याद नहीं हो रहा है उसको उतने बार आप देखिए। ये नहीं कि याद नहीं हो रहा है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा भ्रमित करते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन लगेगा कि ये होगा और थोड़ा सा मिस्टेक करने के बाद वो क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। हमसे भी हुए हैं, बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको जो लगे कि ये कठिन है, भूल सकते हैं, उसको एक जगह नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं उत्तल ढाल। यही है, उत्तलता ही है उत्तल ढाल, जिसको वर्धमान ढाल, वर्धमान मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग, शुरुआती एज। तो उत्तल ढाल वर्धमान ढाल एक ही है। इसके बाद मुक्त पृष्ठता की हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे भी था, यहाँ पे है। इसको स्कार्प लिख सकता है या नग्न या निस्तरण ढाल बोल सकता है। इतना आप जान लीजिए कि इसके 3 नाम हो सकते हैं। मुक्त पृष्ठता के मुक्त पृष्ठता आप समझ सकते हैं। मुक्त पृष्ठता तो आप इससे पहले आपने पढ़ा होगा, लेकिन स्कार्प अगर वर्ड आ जाए, नग्न या निस्तरण ढाल आ जाए, तो आप समझिए कि दूसरा लेवल है, ऊपर से दूसरे नंबर पे आता है। कौन? स्कार्प या नग्न या निस्तरण ढाल। तीसरा पे है सरल रेखी। सरल रेखी तीसरे स्थान पे ही आता है। सरल रेखी आपने यहाँ भी देखा था, लेकिन इसका भी अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे मलबा ढाल। सरल रेखी को मलबा ढाल भी यूज किया जाता है, उसके जगह पे रिपोज ढाल भी लिख देगा या मलबा नियंत्रित ढाल भी लिख देगा। आप देख रहे हैं 3-3 4-4 नाम हैं, तो आपको बार बार देखना होगा। अब सरल रेखी की जगह मलबा ढाल लिख दे तो आप सोचेंगे मलबा ढाल तो मैंने पढ़ा नहीं, ऊपर से तीसरे नंबर पे सरल रेखी मैंने पढ़ा था, अभी मलबा ढाल दे दिया है, रिपोज ढाल दे दिया। तो उसी के नाम में सरल रेखी के मलबा ढाल, रिपोज ढाल या मलबा नियंत्रित ढाल इनके नाम हैं। अवतल की जगह पे क्या यूज कर सकता है? छीमान। आप समझ सकते हैं ये तो आखिरी है। छीमान, आधा घुलन या घाटी लगातार ढाल, ये नेम हुए। अगर आपको कंफ्यूज आप हैं तो इसको एक बार हम कहेंगे लिख लीजिए, नहीं कन्फ्यूजन बहुत पैदा करता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगला पॉइंट है तलावचन। आपने शायद इससे पहले नाम न सुना होगा, तलावचन, जिसको अपर्दनीय ढाल भी बोलते हैं। अगर अपर्दनीय ढाल अगर डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन तब तो आप कर ले जाएंगे। इसकी जगह तलावचन अगर वर्ड आ जाए तो आप भ्रमित हो जाएंगे कि ये वर्ड कहाँ से आ गया। तलावचन, अपर्दनीय तलावचन एक ही नाम है। नदी, हिमानी, भौमजल, पवन, सागरी। इससे क्या होता है? जो अपर्दन होता है उसको हम
अपवर्तनीय ढाल या तलावचन ढाल भी कहते हैं। तलोच्चन, अब तलावचन और तलोच्चन, तलोच्चन को हम निक्षेपणी ढाल कहते हैं। तलावचन, तलोच्चन थोड़ा सुनने में अजीब है, पर आपको दोनों में अंतर करना होगा। तलावचन, तलोच्चन, तलोच्चन निक्षेपणी ढाल है। ये भी नदी, हिमनद, जिससे भी ढाल, निक्षेपणी ढाल आप जानते हैं, निक्षेपण करने से ढाल का निर्माण होता है, उसे हम तलोच्चन ढाल या निक्षेपणी ढाल कहते हैं। अगला पॉइंट है प्राथमिक ढाल। अब प्राथमिक ढाल को अलग अलग नाम दे सकते हैं, विवर्तनिकी या अपर्दनात्मक क्रिया से उत्पन्न ढाल। अपर्दन से जो ढाल उत्पन्न होते हैं, जो अपर्दन के कारण असमानताएं उत्पन्न होती हैं, जो ढाल बनते हैं, उसको हम कहते हैं प्राथमिक ढाल। लेकिन ये विवर्तनिकी क्रियाओं से भी हो सकते हैं। जैसे भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाए तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे ढाल का निर्माण होगा। हास्य पर्वत की उत्पत्ति अगर हो जाए तो वहाँ पे ढाल का निर्माण होगा। विवर्तनिकी और अपर्दन दोनों के कारण जो ढाल बनते हैं उसको हम प्राथमिक ढाल कहते हैं। द्वितीयक ढाल कैसे बनते हैं? अपक्षय, धरातलीय अपर्दन के गौण और उपादलों का निर्माण जब होता है तो उसको हम द्वितीयक ढाल कहते हैं। आशा करते हैं कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब चौरस ढाल। चौरस जो ढाल होता है इसका कोण डिग्री मान 0 से 1 होता है। मंद ढाल होता है। चौरस ढाल सबसे कह सकते हैं एक तरीका का समतल ढाल होता है, लगभग बराबर होता है। इसका जो ढाल होता है आप देख सकते हैं 0 से 1 डिग्री है। इसके बाद है मंद ढाल 1 से 3 डिग्री। समान मंद ढाल 3 से 8 डिग्री। तीव्र ढलुआ ढाल 8 से 15 डिग्री। समान तीव्र ढाल, अगर ये मिलान के रूप में पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तीव्र ढलुआ ढाल का पहले यूज किया है, समान तीव्र ढाल बाद में आया है। जो तीव्र ढलुआ ढाल है उसका 8 से 15 डिग्री जो ढाल है वो है कोण है, ढाल का जो कोण है 8 से 15 डिग्री है, और समान तीव्र ढाल का 15 से 20 है। अगर ये दोनों में आप कंफ्यूज हो गए तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो समान तीव्र ढाल 15 से 20 और तीव्र ढलुआ ढाल 8 से 15। अति तीव्र तो आप कर लेंगे, सबसे आखिरी में आएगा 30 से 90, और 90 डिग्री से ज़्यादा तो कोई ढाल होता नहीं है। अगला हम बात करें अगले पॉइंट की, तो कुछ थ्योरियाँ हैं। समान अपर्दन चक्र से संबंधित कुछ थ्योरियाँ हैं, ढाल से संबंधित कुछ थ्योरियाँ हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है एकल प्रक्रम संकल्पना। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, फेनमैन द्वारा दिया गया 1908 में सबसे पहले। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जी गिलबर्ट के एकल प्रक्रम संकल्पना, ये 1909 में। फेनमैन का 1908 में आया, इनका भी एकल प्रक्रम था, और जी गिलबर्ट का भी एकल प्रक्रम संकल्पना था, ये 1909 में आया। लासन का जो थ्योरी थी 1932 में आई। इसके बाद आता है बहुल प्रक्रम संकल्पना का सिद्धांत। बहुल प्रक्रम किसका था? एच वार्ली का था, 1940 में आया। और हार्टन का भी एकल प्रक्रम संकल्पना था, ये 1945 में आखिरी में आया। तो ये 4-5 थ्योरियाँ हैं, आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से। एकल से संबंधित 4 सिद्धांत हैं। एकल प्रक्रम संकल्पना फेनमैन का 1908 में है, गिलबर्ट का 1909 में आया था एकल प्रक्रम, और एकल प्रक्रम संकल्पना हार्टन का 1945 में। ये 3 थ्योरी हो गई। लासन का एकल प्रक्रम संकल्पना 1932 में आया था। ये 4 थ्योरी एकल प्रक्रम संकल्पना से संबंधित हैं, और एक बहुल प्रक्रम संकल्पना है जो बार्लिक महोदय का है, ये 1940 में आया। आगे हम बात करें ढाल विश्लेषण के प्रमुख सिद्धांत। हमने शुरू में तो भले डेविस के सिद्धांत को आप देखे होंगे बहुत कम में रखा, लेकिन उसी का आगे उनके सिद्धांतों की व्याख्या किया गया है। सबसे पहले डेविस का ही ढाल विश्लेषण में हम देखेंगे।
डेविस का जो सिद्धांत आया, ये काफ़ी मोटा कैसे हो गया। तो आगे हम देखते हैं, डेविस का ढाल क्रमिक तथा ढाल पतन का सिद्धांत जो आया 1992 में आया, सॉरी 1892 में, 1992 में बोल दिया, 1892 में डेविस का ढाल क्रमिक या ढाल पतन सिद्धांत। पेंग का ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत था। हम लोगों ने ढाल क्रमिक या ढाल पतन सिद्धांत अक्सर पेंग से रिलेट करके देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ढाल पतन का जो सिद्धांत था वो डेविस का था, और ढाल जो प्रतिस्थापन का सिद्धांत था ये पेंग महोदय का था। ढाल प्रतिस्थापन या ढाल निवर्तन का सिद्धांत। आगे बात करें, ढाल प्रोफाइल उत्थापन क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल और नदोत्तर होती हैं। ढाल प्रोफाइल जो होती है वो उत्थापन क्रिया के परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल, नदोत्तर, ये 3 प्रकार की होती हैं। उत्थापन क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार ढाल उत्तल होता है, समतल होता है, नदोत्तर होता है। वुड का अनाच्छादन का ढाल सिद्धांत 1942 में आया। कब आया? 1942 में। वुड ने अपना सिद्धांत क्लीव ढाल और उत्तर शैल ढाल के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हालांकि वुड का अनुच्छादन सिद्धांत एक बार शायद पूछा गया है, 1942 में यह आया हुआ है। अगला है किंग का पहाड़ी ढाल सिद्धांत। आप देखे होंगे किंग महोदय ने पहाड़ी ढाल सिद्धांत दिया है। अगला है, दोबारा रिपीट हो गया, वही मैंने लिख दिया दोबारा। किंग ने एक मानक ढाल के 4 तत्वों, शिखरी उत्तलता जिसको उत्तल बोलते हैं ढाल, मुक्त पृष्ठता ढाल, सरल रेखात्मक ढाल, अध अतलता ढाल, वही जो मैंने पहले जो आपको बताया वही ढाल यहाँ पे किंग के अनुसार ही पहाड़ी ढाल के जो सिद्धांत है वो 4 प्रकार के हैं। उन्होंने पहाड़ी ढाल के 4 मानक तत्व बताए हैं, शिखरी उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मक और अध अतलता। स्ट्रालर का ढाल सिद्धांत इन्होंने अपने कोण के आधार पर दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कोण के आधार पर ढाल का जो कह सकते हैं ढाल का सिद्धांत था किसने दिया, तो स्ट्रालर महोदय ने। यंग का प्रक्रम अनुक्रिया सिद्धांत 1-2-3 बार रिपीट करके पूछा हुआ पीजीटी में, एक आध बार शायद यूजीसी नेट में भी आया है। यंग का प्रक्रम अनुक्रिया सिद्धांत, यह प्रक्रम अनुक्रिया मॉडल किसका है? यंग का। यंग ने 3 परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया है, ढाल पतन, ढाल परिस्थापन, ढाल में समानांतर निवर्तन। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि किसने ढाल के 3 परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया है, तो यंग महोदय ने। ढाल पतन तो आप जानते हैं डेविस ने दिया था। ढाल प्रतिस्थापन किसने दिया? पेंग महोदय ने। और ढाल में समानांतर निवर्तन, ये भी पेंग का था। तो जो डेविस और पेंग महोदय ने दे दिया उन्हीं को इन्होंने परिकल्पना के रूप में ढाला। कौन? यंग महोदय ने। ढाल पतन, ढाल प्रतिस्थापन और ढाल में समांतर निवर्तन। सेजिवियर का ढाल सिद्धांत, सेजिवियर भी ढाल से संबंधित है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला टॉपिक है जली भूआकार की, लेकिन आज नहीं, इसको हम कल देखेंगे। इससे पहले ये चौथा वीडियो है, जियोमॉर्फोलॉजी का 3 पार्ट अपलोड मैंने कर दिया है। हम जानते हैं कि हमारा नोट्स जो है वो अच्छा है, पर जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ा होगा वही समझ सकता है। बाकी जो पहला बार पढ़ रहा होगा उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत शार्ट में मैंने बनाया हुआ है। और अपने मुंह से हम कह सकते हैं कि मेरा नोट्स अच्छा है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम में हम देखें यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने नोट्स बनाया है यहीं से सब क्वेश्चन पूछा गया है। 1-2 क्वेश्चन बायल इधर से उधर आया हुआ है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन मेरे ही नोट्स से हम देखें आया हुआ है।
तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे हमें लगा है कि जहाँ पे लगा कि विस्तार से हमें लिखना चाहिए वहाँ पे मैंने विस्तार दिया है। बाकी जो लगा कि नहीं यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं लंबा चौड़ा, तो मैंने वहाँ पे लंबा चौड़ा नहीं लिखा हुआ। तो ये 5वां पार्ट होगा जली भुआ आकार की। आज के लिए इतना ही। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम जियोमॉर्फोलॉजी, अब जैसे हर वीडियो में कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के बाद जियोमॉर्फोलॉजी का 10 से 12 पार्ट होंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा विस्तार से है, आपको उसमें विस्तार से वीडियो मिलेगा चीज़ें। जियोमॉर्फोलॉजी मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।